अब आप लोग बताओ कि आप में से किसको वो डेफिनेशन पता है जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या तात्पर्य है? अगर मैंने आपको इसकी हिंदी बता दी तो आपको एकदम ही पता चल जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल। टीचिंग एप्टीट्यूड वो शैली बच्चों को पढ़ाने के लिए और जो टीचर्स यूज करते हैं वो शैली टीचिंग एप्टीट्यूड कहलाती है, पढ़ाने समझाने के लिए। बिल्कुल। एक बार क्विक रिवीजन ले रहे हैं अभी तक का जितना भी पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने तीनों क्लासेस अटेंड किए, तो सबके लिए है। अब मैं ये उम्मीद करती हूँ, हाँ बाकी नहीं। ओके, अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितने बच्चे आज क्लास में आए वो रेगुलर आएंगे। टाइम का भी सॉर्ट हो चुका है, डेज हाँ डेज का भी सॉर्ट हो चुका है, क्योंकि आप लोग रेगुलर आने वाले हो तो कुछ भी मिस ना हो जाए, इसलिए मैं एक बार स्टार्टिंग से बता रही हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड की जैसे डेफिनेशन अभी आप में से किसी ने एक्सप्लेन किया कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, स्किल्स हैं। इस पीडीएफ को हिंदी में भी किया था मैंने, चलो अभी यही वाली देख लो। टीचिंग एप्टीट्यूड से मतलब है शिक्षण योग्यता, पढ़ाने की जो आपकी योग्यता है वो, उसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। आप किस एबिलिटीज का यूज करते हो, आप किन स्किल्स का यूज करते हो, किस टेक्निक्स का यूज करते हो, किस स्ट्रैटेजीज का यूज करते हो, वो सब आप में पढ़ाने की जो योग्यता है उसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। टीचिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, और हिंदी में टीचिंग एप्टीट्यूड को शिक्षण योग्यता कहते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग क्या होता है। आप लोग बताओ टीचिंग क्या होता है, टीचिंग की क्या डेफिनेशन हो सकती है? मतलब बच्चे को सिखाना, प्राकृतिक परिवेश को लेकर के, समाज, सोसाइटी, मतलब केवल किताबी वाला ज्ञान नहीं, मतलब उसका एक तरह से सर्वांगीण विकास। अच्छा, टीचिंग जो मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता हो, ठीक है। टीचिंग है किसी अध्येता द्वारा शिक्षा ग्रहण करना किसी भी क्षेत्र में। शिक्षा ग्रहण करना कि शिक्षा देना? मैम शिक्षा ग्रहण करना मैम, क्योंकि जब वो ग्रहण करेगा मैम वो भी तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आ जाएगा। ग्रहण करना तो लर्निंग में आ जाता है, अभी हम लर्निंग भी पढ़ेंगे यहाँ पे। टीचिंग हाँ, मतलब अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो तो लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहते हैं, अधिगम। तो लर्निंग, अगर हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो वो लर्निंग कहलाएगी, और अगर हम कुछ बांट रहे हैं, कुछ प्रदान कर रहे हैं तो वो टीचिंग कहलाएगी। और कुछ नहीं, ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षित करना किसी को, ठीक है, ज्ञान प्रदान करके किसी को शिक्षित करना वो टीचिंग होता है। तो हमने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि ट्रेडिशनल टीचिंग कैसे होती है। आप लोग बताओ ट्रेडिशनल टीचिंग से क्या मतलब है, इसमें पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। चॉक डस्टर ऑफलाइन क्लास, हाँ चॉक डस्टर ऑफलाइन क्लासेस वगैरह सब एग्जैक्टली ट्रेडिशनल ट्रेनिंग टीचिंग के अंतर्गत आता है। ओके, अभी जिस तरीके से हम टीचिंग कर रहे हैं वो क्या है, ट्रेडिशनल या कुछ और? नहीं, मॉडर्न टीचिंग है। मॉडर्न टीचिंग। ओके, तो ट्रेडिशनल टीचिंग है जिसमें हम चॉक डस्टर, ब्लैक बोर्ड और लाइव क्लासेस की मौखिक और लिखित इन सब का यूज करके पढ़ते हैं, उसको हम ट्रेडिशनल टीचिंग कहते हैं। और जो अभी हम यूज कर रहे हैं ऑनलाइन मेथड, उसको हम मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न स्ट्रैटेजीज या मॉडर्न टीचिंग बोलेंगे। तो क्योंकि इसमें पहला वर्ड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट लिखा था, तो सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल टीचिंग क्या होती है वो डिस्कस किया। अब टीचिंग क्या है? टीचिंग इज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन, किसी को इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम सिचुएशन। जैसे अभी हमने क्लासरूम यहाँ क्रिएट किया हुआ है, चाहिए ऑनलाइन है या ऑफलाइन हो, तो एक क्लासरूम क्रिएट करके नॉलेज को इम्पार्ट करना, इंस्ट्रक्शंस को इम्पार्ट करना टीचिंग कहलाता है। बट इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट टीचिंग इज टू कॉज द pupil to learn and acquire the desired knowledge, skills and also desirable ways of living in society। तो टीचिंग से हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? उनको हम नॉलेज तो देते ही हैं, ज्ञान तो टीचर देगा ही देगा,
ये तो उसका परम कर्तव्य है, लेकिन उसके अलावा टीचर को बच्चे के अंदर उसके बिहेवियर में चेंज लाना है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना है। ये सब भी काम टीचिंग में मतलब पढ़ाने के साथ साथ ये भी एक टीचर का कर्तव्य होता है। ये सब भी टीचिंग की डेफिनेशन में ही आएगा कि डिजायर नॉलेज देनी है, उनकी स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब स्किल्स, चाहे वो रीडिंग स्किल्स हो, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो, या वो कोई और स्किल्स हो। और उसके अलावा डिजायरेबल वेज ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, समाज में वो कैसे सर्वाइव करे। ठीक है, अब जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि एक पढ़ा लिखा जो इंसान होता है और एक जो अनपढ़ इंसान होता है, उसकी थिंकिंग में कितना फर्क होता है, उनके लिविंग स्टाइल्स में कितना फर्क होता है, सोसाइटी को देखने का नजरिया कितना अलग होता है। तो वो इसलिए कि जो एजुकेटेड है उसने ये सीख लिया है कि सोसाइटी में कैसे रहना है, कौन सी बातों पे कैसे रिएक्ट करना है। वो उसने कैसे सीखा, स्कूल में जब हम जाते हैं तो हम समाज में रहना सीखते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट से, लोगों से बात करके, टीचर से बात करके, बहुत सारी चीज़ों से हम ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कि शायनेस, हम लोग मोर फ्रेंडली हो जाते हैं, हम लोग पब्लिक स्पीकिंग सीख जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से हम लोग सोसाइटी में रहना सीखते हैं। ये टीचिंग का मतलब, टीचिंग के अंदर ये एक टीचर के कार्य होते हैं कि भाई ये सब हमें कर रहे हैं, नॉलेज देने के साथ साथ स्किल्स भी सिखानी है और एक एफिशिएंट मेंबर भी बनाना है बच्चे को। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपको सारे लर्न करने हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं ऑप्शंस में लिखे हुए, और हमें चूज करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में पहला है टू हेल्प स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज। बच्चों को नॉलेज एक्वायर करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें हेल्प करना है। हम कैसे हेल्प करेंगे? उनको पढ़ाकर। एक बार ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करो, जो लोग उस क्लास में थे। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, उन लोगों को, बच्चों को पढ़ाकर, और सेट कैरेक्टर एंड बिहेवियर, मतलब एक बढ़िया कैरेक्टर, एक मतलब बिहेवियर सिखाना, और इन्वायरमेंट, मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना बच्चों के साथ, ताकि वो हमारे से कुछ पूछ सके अच्छे से। और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, इतना बिलीफ बनाना कि मतलब बच्चे कुछ भी यदि हमसे पूछते हैं तो हम यदि उनको बताएंगे तो वो गलत नहीं बताएंगे, उस पर कोई आर्ग्यू ज्यादा ना। डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करना होता है। और सबसे मेन चीज, जो सबसे मेन बातें होती है, वो अपने समाज को एक अच्छा मेंबर देना, एक अच्छा मतलब इंसान देना, सबसे बड़ा चीज होता है। ठीक है, किसी को ऑब्जेक्टिव्स में डाउट है? अभी जो सुजल ने एक्सप्लेन किया उसके बाद? नो मैम। दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो बताओ, किसी को भी कोई भी डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। नो मैम। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही आप लोग इसको देख लेना, लर्न कर लेना, चाहे वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। पढ़ते पढ़ते टीचिंग एप्टीट्यूड जब तक खत्म होगा, आप सबको रट जाएगा कि एक टीचर के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। ये आपको हिंदी में मिल जाएगा, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं, मैंने इसको हिंदी में किया हुआ है। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग की हमने बात की थी, कितने लेवल्स हैं टीचिंग के? मैम क्लास के बाद तो ये हमें शेयर कर देंगे ना? हाँ मैम, जैसे क्लास के बाद हमें शेयर कर देंगे ना पीडीएफ? हाँ, शेयर कर दूंगी, जो ग्रुप फाइनल ग्रुप जो बनाया गया था उसमें शेयर करूंगी। ओके मैम। लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने होते हैं? तीन तरह के होते हैं। पहला है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में क्या होता है? मैम मेमोरी लेवल में मैम बच्चा जब छोटी क्लास में होता है मैम फीड होता है, मतलब उसे रटाना सिखाया जाता है ताकि मैम वो काफी टाइम तक उसकी मेमोरी में वो चीजें बनी रहती हैं। तो वहाँ पे कंटिन्यूअसली उसे पठन पाठन की क्रिया कराई जाती है बस। अच्छा, उस छोटे बच्चे को क्रैमिंग ही क्यों कराई जाती है, रटवाया ही क्यों जाता है, उसे समझाया क्यों नहीं जाता चीजें? क्योंकि मैम वो अगर उसे समझाया जाएगा तो मैम वो नहीं समझ पाएगा उन चीजों को, क्योंकि वो उस लेवल तक नहीं होता। और जब टीचर ना उस बच्चे के लेवल तक ही आना सीखता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो
बचपन में मम्मी भी ना उसे बस एक ही नाम रटवाती है, माँ माँ माँ, तो वो उस चीज को सीख जाता है। ऐसे टीचर बिल्कुल जब सही। उसे एबीसीडी रटवाते हैं तो सीखता है। बिल्कुल सही। हाँ, टीचर उसको समझा इसलिए नहीं पाती क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है और उसका जो माइंड है वो उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए बच्चे को क्रैमिंग से, रटवाने से स्टार्ट किया जाता है, मेमोराइज कराने से चीज़ें उनको याद करवाई जाती है और मेमोराइजेशन को सीख कर इस मतलब याद कर करके इस लेवल से ऊपर बढ़कर ही वो समझना सीखता है। जब उसका माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि वो समझ सके चीज़ों को चीज़ों के पीछे का रीज़न जान सके, क्यूरियस हो सके चीज़ों को जानने के लिए, तब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। जो अभी संगीता ने कहा उसके अलावा कोई मेमोरी लेवल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? कुछ ऐसा पॉइंट जो इसने नहीं कहा? और भी बहुत पॉइंट, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था मेमोरी लेवल पे। चलो, जो लोग उस क्लास में नहीं थे वो लोग इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। जैसे कि ये पॉइंट तो भी हो गया कि थिंकिंग एबिलिटी कोई काम नहीं करती है मेमोरी लेवल पे, क्योंकि बच्चा छोटा है, अभी उसका माइंड उतना कॉग्निटिव नहीं है, तो थिंकिंग एबिलिटी तो काम करती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है? क्रैमिंग मतलब रटना। ये देखो, स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज, लॉज। जो भी हम उसे पढ़ाएंगे वो सिर्फ उसको क्रैम ही कर सकता है, रट ही सकता है, क्योंकि अभी वो समझ नहीं सकता है। द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रूट। तो अब इसमें टीचिंग भी क्या करेगी? उसको क्या रटवाना ही तो है। टीचिंग की हमारी जो स्किल्स है, टीचिंग स्किल्स है, वो यूज कहाँ पर होती हैं? जब हम बच्चे को कुछ समझाना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम समझाने लगूं या प्लस माइनस समझाने लगूं, कुछ भी ऐसा जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़े, तो टीचिंग भी लगेगी, मेरी भी कुछ स्किल्स लगेंगी, मेरी भी कुछ मेहनत लगेगी। लेकिन जब रटवाना ही है तो उसमें क्या है? सब्जेक्ट मैटर ही काम आएगा। बस जो कंटेंट है उसको हमें रटवाना है बच्चे को, तो सब्जेक्ट मैटर इसमें काम आता है। द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट। क्या होता है? क्रैम मीन्स रटना। क्रैम, हाँ, CRAM ना, ये लिखा हुआ है ना। क्रैम मीन्स रटना। द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट। अब देखो, जो टीचर होता है उसका मेजर रोल होता है। टीचर का मेजर रोल क्यों होता है मेमोरी लेवल में? क्योंकि जो कहता है ना उसको रटना ही पड़ता है, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं, इसलिए वो रटाता ही है टीचर। अच्छा, विशाल आप बताओ कि टीचर प्रोमिनेंट क्यों होता है मेमोरी लेवल पे? स्टूडेंट वो इसलिए होता है क्योंकि हाँ बोलो। वो टीचर प्रोमिनेंट इसलिए होता है क्योंकि जो सारी जिम्मेदारी होती है ना, वो सारी टीचर पे ही होती है। आप बच्चे से कुछ एक्सप्रेशन नहीं कर सकते कि वो चीजों को समझेगा, उसे आप केवल याद करा सकते हो। याद कराने में टीचर का रोल ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल सही। तो टीचर प्रोमिनेंट इसलिए होता है क्योंकि बच्चा तो अभी ना समझ है, उसको तो पता नहीं क्या पढ़ना है ये भी उसे नहीं पता, और कैसे पढ़ना है ये भी उसे नहीं पता। तो टीचर ही डिसाइड करेगा क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो टीचर मेजर रोल प्ले करता है, प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। इवन नर्सरी की क्लासेस में आपने देखा होगा कि टीचर बच्चों के लिए रबर, पेंसिल, शार्पनर वगैरह भी खुद अपने पास से लेकर आता है। बिल्कुल, क्योंकि वो अपने पेंसिल खुद ही अपनी टेक्निक्स यूज करके बच्चों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि पोम्स के रूप में पढ़ाना, गा कर पढ़ाना। और वो बच्चा इररिस्पॉन्सिबल होता है, उस टाइम पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक नहीं होता, इसलिए उनको पेंसिल, इरेजर ये सब भी स्कूल में ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो टीचर इसलिए प्रोमिनेंट होता है क्योंकि टीचर ही डिसाइड करता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किस स्ट्रैटेजी से पढ़ाना है। सारा रोल टीचर का ही होता है। तो स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी होता है। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि टीचर प्रोमिनेंट होता है और स्टूडेंट सेकेंडरी होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेमोरी लेवल पे स्टूडेंट का क्या रोल होता है, टीचर का क्या रोल होता है, या बाकी लेवल्स में भी सेम क्वेश्चन आपसे पुट किया जाता है। स्टूडेंट द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान्ड। क्योंकि अब देखो, छोटे बच्चे हैं, वो तो अपनी तरफ से आपसे कोई क्वेश्चन करने नहीं वाले। जैसे आज आप बड़े बच्चे हो तो आपने मेरे को बोला कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप में से कौन कौन पिछले क्लास में थे या नहीं थे, तो एक
ये सामने आया कि भाई बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं थे पहले, तो अब चीजें रिपीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो। अगर मैं पीछे की चीज रिपीट नहीं कराऊंगी तो हो सकता है कि आप आगे की ना समझ पाओ। अब बच्चे वहां पे इतने छोटे हैं तो वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, कि वो नहीं बोलेंगे आपको कि ये पढ़ाओ या वो पढ़ाओ। तो उनके लिए जो स्टडी मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और प्री प्लान भी करना पड़ता है कि इसके बाद ये पढ़ाया जाएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। एक ऑर्गेनाइज वे में वो चलता रहता है, क्योंकि वहां पे बच्चे जो है वो इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। द टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल इन अ सीक्वेंशियल वे, और सीक्वेंस में ही टीचर पढ़ाता जाता है। जैसे कि 1 2 पढ़ा दिया, उसके बाद फिर मतलब काउंटिंग पढ़ाता जाएगा, काउंटिंग के बाद 1 + 1 सिखाएगा बच्चों को, फिर और बड़े सम, तो एक सीक्वेंशियल वे में वो पढ़ाता जाएगा। और मेमोरी लेवल हमेशा छोटे बच्चों के लिए होता है, लोअर लेवल चिल्ड्रन के लिए, जो एक कम एज वाले बच्चे होते हैं मेमोरी लेवल उनके लिए ज्यादा सही होता है। आपको एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा कि छोटे बच्चों के लिए कौन सा लेवल सबसे ज्यादा सही रहेगा या बड़े बच्चों के लिए कौन सा सबसे ज्यादा सही रहेगा। तो आपको उस टाइम सोचना ना पड़े, मतलब अपने पढ़ ही लिया। मेमोरी लेवल जो होता है नर्सरी टू प्राइमरी तक रहता है, तो छोटे बच्चों की जब भी बात आए तो मेमोरी लेवल आप आराम से टिक कर सकते हो। मेमोरी लेवल को समझने में किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, पूजा बता सकते हो मेमोरी लेवल के बारे में 1 2 पॉइंट? मेमोरी लेवल नर्सरी टू प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए होता है। यहाँ पर जो बच्चा जो होता है वो बता ही सकता है कि उन्हें क्या समझना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ टीचर को ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ओके, गुड। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या पढ़ना है ये बच्चे को पता होता है, कैसे पढ़ना है ये टीचर बताएगा, ठीक है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है और उसका माइंड थोड़ा सा डेवलप हो चुका है, तो वो जैसे कि क्यूरियोसिटी बच्चों में बहुत जागती है। आपने देखा होगा 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत क्वेश्चन करते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उस टाइम पे वो क्वेश्चन करने में आपको परेशान कर देते हैं क्वेश्चन कर करके। या आप छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओगे तब भी आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा मुश्किल इस एज वाले बच्चों को ही पढ़ाना होता है, ये 6 से लेके 12-13 साल के बीच में जो होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं और उनको कोई नॉलेज होती नहीं है उससे पहले तो। और वो हर क्वेश्चन के पीछे वाई, आप उनको जो भी बताओगे वाई ऐसा क्यों नहीं, वो बहुत सवाल पूछते हैं। अब क्योंकि वो इस लायक हो गए हैं कि वो रीजन जान सकते हैं चीजों के पीछे का, ठीक है। अब वो रीजन समझने लायक हो गए हैं, फैक्ट्स को समझ सकते हैं, प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों को वो समझ सकते हैं। At this level, the teacher explain the student about the relationship between principle and facts. तो जैसे हर किसी चीज के पीछे एक रीजन होता है, फैक्ट्स जो होते हैं उन फैक्ट होते हैं क्या है, जैसे हम संस्कृत फैक्ट्स पढ़ते हैं या हम बहुत सारे साइंस फैक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ्स फैक्ट्स पढ़ते हैं, तो वो हमें समझ आते हैं या हम उसके पीछे का रीजन ढूंढ लेते हैं। तो वो रीजन ढूंढ लेना, वो रीजन समझ लेना, उस लेवल पे चले जाना कि हम किसी रीजन को समझ सके या रीजन को पूछ ही सके। जैसे छोटा बच्चा A फॉर एप्पल क्यों है ये क्वेश्चन कभी नहीं करता, वहीं एक 7 साल का बच्चा अगर हम उसको बोल दें 9 हो गया, 2 + 1 9 हो गया, तो वो यहाँ पे आपको बार बार पूछेगा कि नहीं ये तो नहीं होगा, ऐसे कैसे हो गया, हमने तो ये सीखा है। और जब तक आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर दोगे, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं कर दोगे, तो वो रुकेगा नहीं। तो उस लेवल को हम अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं कि अब वो अंडरस्टैंड कर सकता है, चीजों को समझ सकता है। अंडरस्टैंड मतलब समझना। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट टू मेक यूज देयर थिंकिंग एबिलिटीज, यहाँ पे स्टूडेंट अपनी थिंकिंग एबिलिटीज का यूज करते हैं और इस लेवल पे स्टूडेंट प्रोमिनेंट होते हैं। स्टूडेंट प्रोमिनेंट क्यों होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे? प्रोमिनेंट मतलब मेजर रोल प्ले करते हैं, स्टूडेंट का मुख्य रोल होता है। अब आप लोग बताओ कि स्टूडेंट का प्रोमिनेंट रोल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्यों होता है? पढ़ाएगा तो टीचर ही, फिर स्टूडेंट को क्यों प्रोमिनेंट बोला जा रहा है? क्योंकि क्या पढ़ना है पता है। हाँ, सिर्फ पढ़ने बताएगा कि कैसे पढ़ना है। अंडरस्टैंड तो स्टूडेंट को करना है।
ओके तो देखो मैम, अगर ये बात अंडरस्टैंड स्टूडेंट को करना है तो मेमोराइज भी स्टूडेंट को ही करना था, फिर टीचर को प्रोमिनेंट बनाने की क्या जरूरत थी मेमोरी लेवल पे। कोई और पॉइंट बताओ। तो प्रोमिनेंट स्टूडेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट इंटरफेयर कर सकता है टीचर की टीचिंग में, और यहाँ पे टीचर को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल का बच्चा है तो टीचर को ये निश्चित करना पड़ेगा, मतलब उसको जब तक के उसको समझाना पड़ेगा जब तक उसे समझ ना आ जाए, टीचर आगे नहीं बढ़ सकती। तो करिकुलम जो है या सीक्वेंस जो है वो बच्चे के हिसाब से चलेगा। जैसे कि आज हमारी क्लास में हुआ, अगर हम पिछली क्लास को रिपीट कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट के हिसाब से क्लास चलती है, टीचर के हिसाब से क्लास नहीं चलती है। यहाँ पे प्रोमिनेंट स्टूडेंट होते हैं। जैसे आप मान लो 8th क्लास है और 8th क्लास में आप मैथ्स करवा रहे हो, आपने एक क्लास ली और आपने उसमें वर्ड प्रॉब्लम सिखाए, नेक्स्ट क्लास में आप सेम वर्ड प्रॉब्लम पूछ रहे हो और कोई बच्चा बता ही नहीं पा रहे, तो आप उस क्लास को आगे नहीं बढ़ा सकते, आपको वो दोबारा समझाना पड़ेगा या आपको उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बच्चे हैं तो आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते कि पढ़ाया और चले गए, पढ़ाया और चले गए, नहीं। वहाँ पे क्लास जो है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। स्टूडेंट थिंकिंग एबिलिटीज़ में उसकी थिंकिंग एबिलिटीज़ जो सोचने की जो क्षमता है वो उस लेवल पे जा चुकी है कि अब वो हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है टीचिंग में। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट प्रोमिनेंट होता है। नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जैसे लेवल जो है आपको ऐसे सीक्वेंस में करने के लिए भी आ सकता है। मेमोरी लेवल करोगे, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल करोगे, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल करोगे। तो आप मेमोरी लेवल से हुए बिना अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं जा सकते, और अंडरस्टैंडिंग लेवल से हुए बिना आप रिफ्लेक्टिव पे नहीं जा सकते। सभी बच्चे सबसे पहले मेमोराइजेशन ही सीखते हैं, जो स्कूल गया है वो भी, जो स्कूल नहीं गया वो भी। सबसे पहले हम चीज़ों को मेमोराइज करना शुरू करते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, और अंडरस्टैंड करके फिर हमारा माइंड इतना कॉग्निटिव हो जाता है कि अब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम प्रॉब्लम सेंटर्ड हो जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस में चलता है, मेमोरी के बाद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के बाद रिफ्लेक्टिव। आप इसका जो सीक्वेंस है उसको तोड़ नहीं सकते, या आप इसका कोई एग्जाम्पल भी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई सीधा रिफ्लेक्टिव लेवल पे ही पहुंच गया हो। किसी को अंडरस्टैंडिंग लेवल में कोई डाउट है? दो चीजें याद रखना, अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो क्लास होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, क्योंकि स्टूडेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। और मेमोरी लेवल पे कौन से सेंटर्ड होती है क्लास? टीचर सेंटर्ड। गुड, क्योंकि टीचर प्रोमिनेंट है तो ये क्लास टीचर सेंटर्ड होगी। टीचर सेंटर्ड वो क्लास होती है जहाँ पे स्टूडेंट इंटरफेयर नहीं कर सकते, टीचर का जो मन करेगा वो पढ़ाएगा, जैसे मन करेगा वो पढ़ाएगा। और स्टूडेंट सेंटर्ड वो होती है जहाँ पे स्टूडेंट इंटरफेयर कर सकता है, स्टूडेंट जब चाहे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकता है। किसी का कोई डाउट? मोनिका बताना, स्टूडेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड में क्या डिफरेंस होता है? मैम स्टूडेंट सेंटर का मतलब है जिसमें केवल स्टूडेंट, बोलो। स्टूडेंट सेंटर में मैम जिसमें स्टूडेंट केवल प्रश्न करते हैं और पूछ सकते हैं, और उसमें क्या नाम है, ये जो टीचर सेंटर्ड है उसमें टीचर ही केवल बोलता है, व्याख्यान देता है, स्टूडेंट्स का इतना रोल नहीं होता। ईला, सेम क्वेश्चन विद यू, स्टूडेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में क्या डिफरेंस है? यस ईला बोलो। मेमोरी लेवल में तो टीचर ही प्रधान होता है, क्योंकि बच्चे को इतनी समझ नहीं होती
तो उसको इसलिए टीचर सेंटर्ड ही कहते हैं, क्योंकि उसमें टीचर ही मेजर रोल प्ले करता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट को पता होता है उसे क्या सवाल पूछने हैं, तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड कहलाता है। गुड। अब रिफ्लेक्टिव लेवल की ओर चलते हैं। अगर आप ये 3 पॉइंट भी याद रखोगे ना कि यहाँ पर क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है दोनों टीचर डिसाइड करता है, इसमें क्या पढ़ना है पता है, कैसे पढ़ना है टीचर बताएगा, इस बेस पे भी आप आराम से सिर्फ ये 2-3 पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में आराम से पता लगा लोगे कि कौन सा क्या लेवल है और कभी कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट होगी। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है दोनों ही बात बच्चे को पता होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे टीचर की क्या जरूरत है, तो टीचर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे को क्या पढ़ना है ये भी पता है और कैसे पढ़ना है ये भी पता है, तो उसको अब टीचर की कोई नीड नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये स्टूडेंट की लाइफ में ये फेज आता है रिफ्लेक्टिव लेवल? यस मैम, आता है। ये स्टूडेंट की लाइफ में ये फेज तब आता है जब आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम दे दी जाती है या आपको जो भी दिया जाता है वो आपको इंडिपेंडेंटली करना है, उसमें टीचर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, क्या करना है कैसे करना है नहीं बता रहा है। तो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या हमको कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम टाइप की हमको सिचुएशन दी जाती है, वो वाली जब हमसे काम करवाए जाते हैं, स्कूल लेवल पे भी हो जाता है या कॉलेज लेवल पे ज्यादातर हमको इस टाइप के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड वाले, तो वो भी हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि अब हम खुद से ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, वो भी आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो हाईली थॉटफुल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके माइंड का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, आपका माइंड जो है फुल्ली डेवलप हो चुका है, फुल्ली मैच्योर हो चुका है, अब आप इसको किसी भी काम में लगा सकते हो, मतलब आप सफिशिएंट सोच सकते हो। मान लो कोई भी प्रॉब्लम मैं आपको दे दूं तो आप उसमें अपना दिमाग लगाओगे। ठीक है, ये नहीं कि आप वेट करोगे टीचर बताए बताए बताए। A student can attain this level only after going through memory level and understanding level, जो कि हमने ऊपर देख लिया कि हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे बिना मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग से होकर नहीं पहुंच सकते। टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल इनेबल्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो टीचिंग होगी, अगर मान लो आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे हो जैसे कि आप लोग, तो अभी यहाँ पे तो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल का यूज कर रहे हैं कि मैं समझा रही हूँ और आप समझ रहे हो, लेकिन यही क्लासरूम अगर पीएचडी की होती है, एमफिल की होती, तो वहां पर रिफ्लेक्टिव लेवल यूज होता। अगर टीचर पढ़ा भी रहा है तो वो इस तरीके से पढ़ाएगा कि बच्चों से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, उनको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देने हैं जो रियल लाइफ से रिलेट कर सके या एक्चुअल में ही रियल लाइफ प्रॉब्लम दे देनी है। जैसे कि भाई भूखमरी बहुत हो रही है, कुछ करके आओ, कुछ प्रोजेक्ट करके आओ इसके ऊपर कि क्या ऐसा कर दें कि भूखमरी थोड़ी बहुत कम हो सके, इसमें कुछ हेल्प हो सके। तो कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम ही आपको दे दी गई है, तो उस तरीके की टीचिंग जो होती है वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे होती है। तो आपको कहीं पे भी ये वर्ड मिल जाए रियल लाइफ प्रॉब्लम, तो आपको हमेशा रिफ्लेक्टिव लेवल ही लगाना है ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल का बच्चा रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और मेमोरी लेवल का तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। द रोल ऑफ द स्टूडेंट इज क्वाइट एक्टिव, क्योंकि क्या पढ़ना है ये भी बच्चा ही डिसाइड कर रहा है और कैसे पढ़ना है ये भी बच्चा ही डिसाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट का रोल इसमें एक्टिव है। इसलिए ये क्लास कैसे सेंटर्ड हो जाएगी? स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड में स्टूडेंट का टीचर का भी रोल रहता है साथ में। तो इस लेवल पे जो हमारी क्लास सेंटर्ड होती है, लर्नर सेंटर्ड हम उसको बोलते हैं या फिर हम प्रॉब्लम सेंटर्ड बोलते हैं। और अगर ऑप्शन में स्टूडेंट सेंटर्ड है, प्रॉब्लम सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड ना होकर, तो आप फ्री हैं स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास करने के लिए, लेकिन किसी भी हाल में आप टीचर सेंटर्ड इस क्लास को नहीं कर सकते हो। टीचिंग एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड, इट इज लर्नर सेंटर्ड। ठीक है, इस लेवल पे जो टीचिंग होगी वो हमारी लर्नर सेंटर्ड होती है, क्योंकि लर्नर का ही सारा रोल है इसमें। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए लेवल नहीं होता है। इट इज सुटेबल ओनली फॉर मेंटली मैच्योर्ड चिल्ड्रन। ये लेवल सिर्फ और सिर्फ मेंटली मैच्योर्ड बच्चों के लिए है, जिनका माइंड पूरी तरीके से कॉग्निटिव है, जिनकी सोचने समझने की जो क्षमता है, जो उनका बौद्धिक विकास है वो पूरे तरीके से हो चुका है, वही इस लेवल पे आ सकता है।
ठीक है, वही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ओरिजिनल इमेजिनेशन रख सकता है। ओरिजिनल इमेजिनेशन से मतलब है कि जो एक्चुअल में हो सकता है वही सोचना, ख्याली पुलाव नहीं पकाना। अब मान लो आप क्या रिजल्ट सोच सकते हो यूजीसी नेट के, आपने एग्जाम दिया है, आपको पता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, या बहुत हो गए, अगर मेरा बहुत लक अच्छा हुआ तो 35 सही हो जाएंगे। तो ये ओरिजिनल इमेजिनेशन है। अब आप सोचोगे, आप बिल्कुल आपने पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं करा, और आप इमेजिनेशन बनाने लग जाओगे कि अरे हो जाएगा, मेरा किस्मत बहुत अच्छी है और मेरे तो पूरे 50 ही सही चले जाएंगे। तो वो होते हैं ख्याली पुलाव पकाना। तो इसमें क्या रहता है, स्टूडेंट जो होता है ओरिजिनल इमेजिनेशन करता है, तो क्योंकि उसका माइंड इतना कॉग्निटिव है, वो इतना समझदार है कि वो जो रियलिटी है उसको जान सके, वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे है। किसी का कोई डाउट रिफ्लेक्टिव लेवल को लेकर? मैम इस लेवल में जो स्टूडेंट का स्टडी मटेरियल होता है वो प्री प्लान होता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो आजाद है स्टूडेंट, तो कौन प्री प्लान करेगा उस, जैसे आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप इंडिपेंडेंट हो, रिफ्लेक्टिव लेवल पे कर रहे हो। अभी तो आप क्लास ले रहे हो तो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो। मान लो आप क्लास भी नहीं लेते तो आप फ्री हो, आपकी मर्जी, आप हायर एजुकेशन पहले पढ़ो, आप एनवायरमेंट पहले पढ़ो, या कुछ भी पढ़ो। प्री प्लान इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। बच्चा ही डिसाइड करेगा कि उसको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। किसी का और कोई डाउट? जी, मतलब सब्जेक्ट सेंटर्ड को डिफाइन करो। सब्जेक्ट सेंटर्ड वो होता है कि सब्जेक्ट पे ही सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना। जैसे कि हमारी क्लासेस होती हैं एमए की, तो वहाँ पे जैसे सर आते हैं और सांख्य कारिका पढ़ाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो सांख्य कारिका ही पढ़ाते हैं। वो अपना सब्जेक्ट लेकर आते हैं, डिसाइड करके आते हैं कि यही पढ़ाना है, उसके आगे और उसके पीछे वो कोई बात नहीं करते। वो क्लासेस सब्जेक्ट सेंटर्ड होती हैं कि सिलेबस से बाहर और सिलेबस से आगे और पीछे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिलेबस पढ़ाना और निकल जाना है। लेक्चर मेथड हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। अब जैसे मैम रिफ्लेक्टिव लेवल है, उसमें सेल्फ स्टडी वाला भी रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है। जो मतलब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है तो उसमें सब्जेक्ट तो मतलब वो तो सर्टेन रहता है ना कि ये स्टडी करनी, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड तो हो ही गया। हाँ, सब्जेक्ट तो नहीं, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं होता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड जो क्लासरूम होती है ना, वो टीचर, सब्जेक्ट सेंटर इज इक्वल टू टीचर सेंटर्ड, ठीक है, और इज इक्वल टू लेक्चर मेथड। बट रिफ्लेक्टिव लेवल जो होती है वो लर्नर सेंटर्ड होती है, सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं होती है। सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा कि टॉपिक को लेकर उसी को पढ़ते रहना, उसी के पीछे पढ़े रहना। यहाँ पे बच्चा आजाद है, वो किसी से बंधा नहीं, वो सब्जेक्ट से बंधा नहीं हुआ है कि उसको यही पढ़ना है। सब्जेक्ट तो एक टॉपिक हो गया। तो वो यहाँ पे कॉम्पिटिशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग तो हम सब्जेक्ट को सेंटर तो बनाता ही होगा कि एक सब्जेक्ट तो फिक्स करता होगा मुझे ये पढ़ना है, उस पर भी स्ट्रेटजी बनाता हो। हाँ, देखो सब्जेक्ट सेंटर से मतलब ये वाले मैथ साइंस और ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट से मतलब है टॉपिक, ठीक है, जो कि लेक्चर मेथड में होता है कि एक टॉपिक और उसको पढ़ना, उसको पढ़ाना, तो वो उसको हम सब्जेक्ट सेंटर्ड बोलते हैं। यहाँ पे लर्नर के ऊपर कोई बोझ नहीं है कि आपको यही पढ़ना है। लर्नर खुद से डिसाइड करेगा कि उसको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है नहीं पढ़ना। तो हम उस चीज को सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं कह सकते, और अगर ऐसा है तो हम उसको फिर मतलब वो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आएगा। अभी हम आगे 3 चीज और पढ़ेंगे पेडागोजी में, तो वहां पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसी के जैसी एक और चीज हमने अभी टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़नी है। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हुई इस क्वेश्चंस के, जो अभी क्वेश्चंस हुए हैं यहाँ पे, उसकी वजह से? मैम ये जो लेक्चर मेथड है वो तो मैम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आ जाएगा ना? नहीं, लेक्चर मेथड, एक्चुअली लेक्चर मेथड जो होता है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो वो मेमोरी लेवल से थोड़ा बहुत कनेक्ट करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होता है वो। आगे मैं बोल रही हूँ ना, आगे हमें 3 चीजें और पढ़नी है पेडागोजी में, तो वहां पे आपको क्लियर होगा कि लेक्चर मेथड क्या होता है और वो किस लेवल पे आएगा। इससे अलग है लेक्चर मेथड। इसमें हम इसको हम क्लासेस में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मेमोरी रिफ्लेक्टिव। अगर मैंने आपको बताया नर्सरी के जैसा मेमोरी लेवल होता है, वो सिर्फ समझाने के लिए। इन्होंने डिवाइड नहीं किया है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल इस एज के लिए होता है या मेमोरी लेवल इस एज के लिए होता है। लेक्चर मेथड पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड होता है और सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स को इंटरफेयर करना अलाउड नहीं होता है। टीचर आएगा, टॉपिक एक्सप्लेन करेगा और जाएगा।
किसी का कोई डाउट? बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बिल्कुल डाउट है। ये वाली मैंने शेयर भी की थी ग्रुप पे। ये सेकंड क्लास में हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, लेवल्स पढ़ लिए, टीचिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग क्या होता है ये पढ़ लिया, ठीक है। जिसमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट थे टीचिंग लेवल्स, जिसमें सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब है टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। आप लोग बताओ कि क्या विशेषताएं शिक्षण की होनी चाहिए, अपनी साइड से आप लोग पॉइंट्स बताओ। टीचर एंड स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन। बिल्कुल ठीक है। और इतने सारे पॉइंट्स होते हैं टीचर के लिए, तो बताओ आप लोग। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा का व्यवहार। मैम टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज भी इसमें इंक्लूड होगा? नहीं, यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अगर हम नेचर की बात करते तो शायद उसमें ऐड हो जाती कि टीचर को पढ़ाते वक्त मतलब उसके जो उसका शिक्षण कौशल है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसको क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए पढ़ाते टाइम, ठीक है। जैसे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है कि आप काइंड हो और बहुत बोलते हो या फिर कम बोलते हो, ठीक है। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो ऐसे टीचिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, टीचिंग की क्या विशेषताएं होती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। तो एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स में क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं कि हमको जो लर्निंग है मतलब लर्निंग करवाने की जो चीजें हैं उसके बारे में कि हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, कैसे उनको याद करवा सकते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ डिस्कशन, ठीक है। ये सबसे अगर हम वेटेज करें कि कौन सा मेथड सबसे उत्तम माना जाता है तो ये वाला मेथड सबसे अच्छा माना जाता है लर्निंग कराने के लिए या टीचिंग करने के लिए। डिस्कशन से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और डिस्कशन वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कुछ भी लर्न करवाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन लिखा हुआ है। डिस्कशन में क्या होता है, स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। मतलब 100% पार्टिसिपेशन होता है। डिस्कशन में बच्चे बच नहीं सकते पार्टिसिपेट करने से, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा, टीचर जज नहीं कर रही है, कोई रिमार्क नहीं दे रही है। यहाँ पे बस उनको बोलना है, अपना पॉइंट रखना है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उनको बस अपना पॉइंट रखना है। तो इससे क्या होगा, उनका स्पीच की भी जो उनकी शाइनेस है वो भी खत्म होगी, प्लस डिस्कशन में जो भी हुआ वो उन्हें याद रह जाएगा। मान लो जैसे स्कूल में डिबेट कंपटीशन रखवाए जाते हैं, एक बच्चे को बोला जाता है जो हमारे टाइम में मतलब होते थे बहुत ज्यादा कि आप कंप्यूटर के बेनिफिट्स बताओ, एक को बोला जाता है आप कंप्यूटर के जो उसके डीमेरिट्स हैं वो बताओ, मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ। तो जब वो बच्चे डिबेट करते हैं तो उनको सारी चीजें याद रह जाती हैं, मेरिट्स वाली भी और डीमेरिट्स वाली भी,
किसी को याद रहे ना रहे, जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया था उसे तो याद रहेगी। तो डिस्कशन में जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनको वो टॉपिक अच्छे से आ जाएगा। तो इसलिए पहला पॉइंट तो रहता है डिस्कशन। सेकंड रहता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब मानसिक उद्वेलन विधि। कुछ ऐसा काम बच्चों को दे देना, कुछ ऐसा होमवर्क या कुछ ऐसा टारगेट बच्चों को दे देना जिससे उनके माइंड में खलबली मच जाए, मतलब उनका माइंड बहुत ज़्यादा यूज हो, वो क्रिएटिवली सोचें। और जैसे कि हमें मिल जाता था कि भाई वेस्ट मटेरियल से कुछ बना कर आओ और आपको उसमें एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, उसी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा जो बिना कॉस्टिंग के कुछ बना कर लाएगा। तो हम कितना दिमाग चलाते थे अपना, घर में जो भी कूड़ा पड़ा होता था उसको हम निकाल रहे हैं, न्यूज़पेपर जो हमने फेंक रखे हैं उसको उठा रहे हैं, बॉक्सेस, हम बेकार की चीज़ें इकट्ठे करने में लग जाते थे, तो हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में लग जाते थे। तो इसमें क्रिएटिव थिंकिंग, ये तो मैंने इसका एग्जांपल दिया कि हम कुछ बना रहे हैं। इसके अलावा क्लास में भी आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती है। आपको मैं कोई टॉपिक दे दूं और बोलूं कि इसके बारे में ढूंढ कर आना, ठीक है। अभी जो नहीं पढ़ाया है, स्वयं मान लो स्वयं टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया और मैं आपको दे दूं, जाओ इसके बारे में ढूंढ कर आना। तो चलो आप लोग थोड़ा गूगल करोगे और ढूंढ कर आ जाओगे, तो एटलीस्ट आपने अपना दिमाग चलाया कि कहाँ से ढूंढूं, है ना। गूगल पे भी गए तो आपने उसमें अपना दिमाग चलाया कि गूगल से जाके ढूंढता हूँ। ये तो बहुत ईजीएस्ट वे हो गया। पहले गूगल नहीं होता था तो बच्चे 10 किताबें ढूंढते थे, 10 लोगों से पूछते थे, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाता था। तो इसमें क्या है, क्रिएटिंग थिंकिंग होती है। शेयरिंग आइडियाज ऑन अ गिवन टॉपिक इज ग्रेट लर्निंग टेक्निक्स बिकॉज इट एनकरेज स्टूडेंट टू कम अप विद अ सॉल्यूशन टुगेदर। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का एग्जांपल यही होता है कि जो टीचर है वो कोई टॉपिक उनको दे देती है और उस पर बोलती है कि अपने आइडियाज लेकर आना या इसका आप सॉल्यूशन ढूंढ कर आना, ठीक है। तभी वो बच्चा अपना दिमाग लगाता है, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज करता है। उस मेथड को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ये ना आपको याद रखनी डेफिनेशंस। ये वर्ड आपको बार बार ऑप्शंस में दिखेगा। जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए मानसिक उद्वेलन विधि, और हिंदी भी बहुत बिल्कुल सही और आसान लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नोट टेकिंग। Note taking, active note taking is creating one's own system of explanation and linking terms with certain part of text. नोट टेकिंग होता है कि हर टीचर का पढ़ाने का अलग तरीका होता है, एक्सप्लेनेशन का अलग तरीका होता है। तो जो टेक्स्ट है उसको लिंक करना रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, या इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि बच्चों को याद रह जाए। जब साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो टीचर करके क्यों दिखाती है क्लास में या लैब्स में ले जाके क्यों करवाती है, ताकि उनको समझ आए, वो लाइव देखें तो उनको याद रह जाए। तो सबको पढ़ाने का जो उसका अपना एक टीचर का पर्सनल जो तरीका है पढ़ाने का, एक्सप्लेन करने का, और जो टेक्स्ट को एग्जाम्पल देने का टेक्स्ट से रिलेटेड, उसको हम नोट टेकिंग कहते हैं। देखो, विषयों की व्याख्या करने का अपना तरीका और पाठ के भाग को कुछ अच्छे उदाहरणों से जोड़ना, दैट इज नोट टेकिंग। ये नोट टेकिंग यहाँ पे ऐसे लिखा है, जरूर नहीं आपको नोट टेकिंग ही लिखा आएगा, आपको किसी भी तरीके से पॉइंट आ सकता है। इसके बाद टीम वर्क। टीम वर्क हमें बच्चों को सिखाना है, टीम वर्क, ठीक है। स्कूल लेवल पे अगर प्रोजेक्ट के लिए बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है, हमें बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे कि भाई क्यों ग्रुप बना रहे हैं, हम तो अकेले ही कर लेंगे, बट वो ग्रुप इसलिए बनाया जाता है ताकि हम टीम वर्क सीखें, एक बच्चा टीम वर्क सीखे। Joint problem solving during lectures and work on school project are highly effective teaching method for student engagement. स्टूडेंट को एक दूसरे से इंगेज कराना भी जरूरी है। जो बच्चे इंट्रोवर्ट हैं उनके लिए तो और भी जरूरी है। अगर हम उनको डाल देंगे जबरदस्ती कि नहीं ग्रुप में ही काम करना है, साथ मिलकर ही करना है, तो अगर वो बिल्कुल नहीं बोलते तो उनको बोलना तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ उनको अपना पार्टिसिपेशन तो दिखाना ही पड़ेगा अपने मार्क्स के लिए, अपने रिजल्ट के लिए। तो टीम वर्क हमने बच्चों को सिखाना है, प्रोजेक्ट देकर या किसी भी तरीके से हम सिखा सकते हैं। तो ये भी टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें टीम वर्क भी बच्चों को सिखाना है। टीम वर्क टीचर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, मतलब टीचर को भी टीम वर्क करना चाहिए। आगे हम टीचिंग के बारे में और पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि टीचर को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। किसी का कोई डाउट एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स में? मैंने ये थी कि जो टीचिंग मतलब की जो उनकी प्रैक्टिस पर रहे हैं कि
तीनों लेवल के लिए ये फिक्स मेमोरी लेवल या अनअटेंड या रिफ्रैक्टिव लेवल, ये तीनों के लिए क्या है? तीनों के लिए मतलब जो हम ये शिक्षण की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ये जो टीचिंग के 3 लेवल है, तीनों के लिए सेम है या कुछ मेमोरी लेवल के लिए या अनअटेंड के लिए या रिफ्रैक्टिव? नहीं, उनकी कोई विशेषताएं हमको नहीं पढ़नी है, वो सिर्फ 3 लेवल, हमको लेवल्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ना था, हमने पढ़ लिया कि 3 लेवल होते हैं और वो क्या होते हैं वो हमने समझ लिया। अब ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ये किसी लेवल के नहीं है, ये टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कोई टीचर हो, वो किसी भी लेवल का टीचर हो, हाँ किसी भी लेवल का टीचर हो, उसे करना चाहिए। ये नर्सरी से टू हायर एजुकेशन तक चलेगी यही पूरा टीचिंग वाली। हाँ, लेकिन ये जो प्राइमरी टीचिंग होती है उनको ये वाला करिकुलम नहीं होता है उनके में, क्योंकि प्राइमरी टीचर को तो सिर्फ रटवाने का ही काम करवाना है ना, तो उसको इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। पीआरटी का आप एग्जाम का सिलेबस देखोगे तो इनसे अलग होता है। यहाँ पे आप जो प्रिपेयर कर रहे हो वो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग लगाया गया। ओके। इसके बाद है ग्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट। कुछ भी सिखाने के लिए या कुछ भी पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए और लर्न करने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एनवायरनमेंट। जो बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है रोज, अब वो जब सारे ही बच्चे आसपास पढ़ रहे हैं तो मान लो वो 4 घंटे बैठता है और कम भी उसका दिमाग लगता है, तो बहुत ही कम भी लगता है ना, तो 2.5-3 घंटे तो वो पढ़कर ही आएगा लाइब्रेरी में से। एक बच्चा जो प्लेग्राउंड में बैठा हुआ है और सब खेल ही रहे हैं, 4 घंटे भी बैठ जाएगा और वो अपनी बुक्स लेकर बैठा पढ़ने के लिए मुश्किल से 1 घंटा पढ़ पाएगा, क्योंकि सब लोग आसपास खेल रहे हैं और उसका एनवायरनमेंट पढ़ने वाला नहीं है और वो वहाँ नहीं पढ़ पा रहा है। और जो यहाँ पढ़ने के लिए भी ना बैठा होगा वो भी पढ़कर आ जाएगा, क्योंकि सबको पढ़ता हुआ देख के उसको लगेगा शिट यार मैं ही नहीं पढ़ रहा, सब पढ़ रहे हैं। इसीलिए पीजी वाले बच्चे, जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम देखते हैं पीजी वाले बच्चे बहुत हमसे आगे निकल जाते हैं जो घर में रहते हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, सबका अलग अलग होता है, किसी का घर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होता है। वो इसलिए क्योंकि पीजी का माहौल रहता है कि हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, तो ना चाहते हुए भी वो पढ़ने लग जाते हैं कि मेरा रूममेट तो पूरे दिन पढ़ता ही रहता है। तो एनवायरनमेंट से हमारी जो लर्निंग्स होती है उन पर बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि अभी यहाँ क्लासरूम है, क्लासरूम हमने क्रिएट किया हुआ है, सबको सुनना ही पड़ रहा है और किसी से जवाब पूछा जाएगा तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा, इस डर से सबको सुनना भी पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट का फर्क है। और क्लासरूम इसीलिए बच्चों को स्कूल भेजा जाता है कि वो एक एनवायरनमेंट में जाकर, स्कूल जाकर वो जो सीखेंगे वो घर पर नहीं सीख सकते। Environment in which teaching take place is extremely important for a positive learning experience to make student feel comfortable. Schools strive to create an inspirational learning environment. तो बच्चों को कंफर्टेबल करने के लिए एनवायरनमेंट बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो तो क्योंकि ये पढ़ने का ही एनवायरनमेंट है तो आप सब कंफर्टेबल हो। अभी आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो, तो आपको एम्बैरेसिंग लगेगा कि यार सब मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ पढ़ने बैठा हूँ और सब क्या सोच रहे होंगे ये वो, तो आप डिस्कम्फर्ट हो जाओगे वहाँ पे। तो एनवायरनमेंट हम अगर क्रिएट करते हैं पढ़ने का तो स्टूडेंट को कंफर्टेबल करने के लिए, उनको इंस्पिरेशन देने के लिए, ताकि वो इंस्पायर्ड रहे पढ़ने के लिए। जैसे कि मैंने बोला पीजी वाले बच्चों से हम सोचते हैं कितना पढ़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो इंस्पायर्ड रहते हैं अपने आसपास वालों को देख के। लाइब्रेरी में बच्चे इंस्पायर्ड रहते हैं आसपास वालों को देखकर। और जो अकेले ही घर में रह के अब 2 साल से कॉलेज गए नहीं है, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई हमें मोटिवेशन मिल नहीं रहा है, तो एक ना एक टाइम के बाद हम पढ़ना छोड़ते जाएंगे, कम करते जाएंगे तो हमारे एनवायरनमेंट से हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। अब इस वाले पॉइंट को हिंदी में पढ़ देती हूँ, तो बहुत टाइम से इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लग रहा होगा कि हिंदी में नहीं पढ़ा रही मैं। सीखने का एक अच्छा वातावरण मनोवैज्ञानिक स्कूल से संबंधित चुनौतियां जैसे अज्ञात का डर, अवसाद, शर्म आदि पर काबू पाने में भी मदद करता है। अब जैसे जो बच्चा स्कूल जाएगा तो उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, मतलब कि समाज में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना है, ये सब वो सीखेगा। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ें नहीं पता, एक अननोन का जो फियर होता है ना कि ये हमें नहीं पता, वो भी कभी कभी हमें बहुत एम्बैरस करता है। तो हम क्या होंगे, अननोन टू नोन हो जाएंगे, तो ये फियर हमसे निकलेगा। डिप्रेशन में नहीं रहेंगे हम, शाइनेस हमारे अंदर से निकलेगी, तो ये लर्निंग एनवायरनमेंट की वजह से होता है।
स्कूल जाने से बच्चों का जो बौद्धिक विकास है वो मतलब पूरा बौद्धिक विकास हमारा स्कूल लेवल पे ही होता है। जो हम स्कूल लेवल पे सीखते हैं वो एक बच्चा जो स्कूल नहीं गया है वो कभी नहीं सीख पाता। इसीलिए अभी जब लॉकडाउन था सब सारे पेरेंट्स परेशान थे कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कुछ सीख नहीं पा रहे। अब आप लोग बताओ कि एनवायरनमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है लर्निंग के लिए। लर्निंग एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? कामिनी बताओ, लर्निंग एनवायरनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? घर पे रह के भी तो हम पढ़ ही सकते हैं। हाँ बताओ नितिन। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक माहौल जो होता है, अगर मान लो माहौल नहीं मिलेगा तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम घर पे हैं और घर में हमारे यहाँ टीवी चल रही है, खूब तेज आवाज है, तो हम कितना भी अपने दिमाग को लगाएंगे पढ़ने पे, हमारा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो सबसे पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी जो है वो है हमारा वातावरण पढ़ने वाला होना चाहिए। करेक्ट है। तो लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और एनवायरनमेंट के बारे में ना तब भी देखोगे जब कम्युनिकेशन की यूनिट हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी क्लासरूम कम्युनिकेशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। क्लासरूम में एक फैन से भी आवाज आती है ना, तो वो भी डिस्टर्ब करती है। कभी कभी देखा टीचर पढ़ा रही होती है और फैन ऑफ कर देती है, क्योंकि टीचर नहीं चाहती कि ये फैन की जो आवाज है बच्चों को डिस्टर्ब करे और जो मैं बोल रही हूँ उससे डिस्ट्रैक्ट करे। बिल्कुल चाहती है पूरा कॉन्सेंट्रेशन इनका मेरी तरफ ही रहे, तो एक छोटी सी नॉइज भी हम लोग क्लासरूम में बर्दाश्त नहीं करते। खैर वो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन में और भी क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे अलग से पूरा टॉपिक है क्लासरूम कम्युनिकेशन का। अभी के लिए समझ आ गया कि लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है? यस मैम। नेक्स्ट है गुड रिलेशनशिप ओके बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और नहीं, ये वाला पॉइंट रहेगा क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन से मतलब है कि टीचर जो भी बोले बच्चों को समझ आना चाहिए, टीचर जो भी बोले बच्चों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब मैं बोल तो हिंदी ही रही हूँ, बोल तो वही भाषा रही हूँ जो आपको समझ आती है, फिर भी वो आप तक नहीं पहुंची तो कहीं ना कहीं टीचर की गलती है। टीचर को चाहिए कि सब लोग उसको सुने। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब है दो लोग बात कर रहे हैं, टीचर का भी रोल है और स्टूडेंट का भी। स्टूडेंट जो बोले वो टीचर समझे और टीचर जो बोले वो स्टूडेंट समझे, दैट इज क्लियर कम्युनिकेशन। इसके लिए हमें हमारे वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारे सेंटेंस ईजी होने चाहिए, हमारी लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो बच्चों को समझ आती है, तभी क्लियर कम्युनिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट है टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए आप आई कांटेक्ट कर सकते हो। मान लो ऐसी क्लास है जिसमें आप किसी बच्चे को नहीं जानते हो, किसी का नाम, किसी की डिटेल्स नहीं जानते हो और वहां आप पढ़ा रहे हो, तो आप आई कांटेक्ट के थ्रू रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। आई कांटेक्ट से फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ होता है और आपको भी पता रहेगा कि कौन कौन बच्चा आपको सुन रहा है और कौन कितने ध्यान से सुन रहा है। तो जब आप उनसे कम्युनिकेट करके नहीं पूछ सकते तो आप आई कांटेक्ट के जरिए रिलेशनशिप क्रिएट करोगे। इसके अलावा आप फ्रेंडली एनवायरनमेंट के जरिए रिलेशनशिप क्रिएट करोगे, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ के क्रिएट करोगे, आप उनसे फीडबैक लेकर क्रिएट करोगे। जैसे फीडबैक लेना कि समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन हम पूछते हैं फीडबैक लेने के लिए। तो एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। तो कुछ बच्चों को कुछ क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मजबूर करना। ठीक है, कुछ उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछना कि वो अपना दिमाग लगाए, कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि वो अपना दिमाग लगाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में ये फर्क है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में उनको प्रॉब्लम दी जाती है कि सॉल्यूशन ढूंढ के लाओ, यहाँ पे सिर्फ उनको थोड़ा सा और मोटिवेट किया जाता है कि हाँ कुछ और मतलब और आंसर दो। जैसे मैंने आपको भी बोला कि चलो आप बताओ आपको क्या लगता है, कोई कुछ भी पूछ लिया, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। तो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग कि आपने थोड़ा बहुत सोचा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। और ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको कोई प्रॉब्लम दे दी, आपको उसका सोल्यूशन खोजना पड़ेगा। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने डिफरेंस कर दिया है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि शिक्षकों को छात्रों को प्राप्त जानकारी की अपने तरीके से व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा दिया
और फिर मैंने आपको बोला आप बताओ, तो उसके लिए आप जो सोचोगे वो क्रिटिकल थिंकिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज सच एज पेशेंस, टीम वर्क एंड लॉजिकल रीजनिंग। जब हम कोई प्रॉब्लम बच्चों को दे देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उससे वो सीखते हैं पेशेंस यानी कि धैर्य, टीम वर्क यानी कि आसपास वाले लोगों से कैसे बनाकर रखनी है, और लॉजिकल रीजनिंग तर्क वितर्क करना। वो अपने आप को अगर उनसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, ये किस टाइप की प्रॉब्लम है, तो वो वहां पे तर्क वितर्क करेंगे। क्लियर है सारे पॉइंट्स? यस मैम। चलो पूजा बताओ क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग को हिंदी में कहते हैं आलोचनात्मक सोच। हम किसी टॉपिक पर मतलब हमें से कि आपने पूछा कि इसमें क्या है, तो हमसे उसके जो पॉइंट्स हैं उसे अपनी तरफ से व्याख्या करना। करेक्ट है। कामिनी बताओ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब आपने कुछ बताया, लेकिन उसमें फिर हम अपना भी जो हमें समझ में है वो बताना। नहीं। ईला बताओ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? क्रिएटिव थिंकिंग। दोबारा बोलो। क्रिएटिव थिंकिंग। मैम आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना, मतलब अगेन क्वेश्चन करना। नहीं। मोनिका आप बताओ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? प्रभात आप बताओ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? मैम एक तरीके से दिमाग की एक्सरसाइज होती है, जब हम कोई काम करने में दिमाग लगाते हैं तो इस तरीके से। वो तो क्रिटिकल थिंकिंग भी हो सकता है ना, वही तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्रिटिकल थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या डिफरेंस है। आप सबने जो डेफिनेशन दी वो क्रिटिकल थिंकिंग की है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन दे सकते हैं? मैम जो रचनात्मक क्रिया है ना, उनके लिए उसके सोच को बढ़ाना है कि सकारात्मक चीजों जो बड़े हो चाहे कुछ पूछे अपने से कुछ। विशाल आप बताओ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? मुझे बहुत क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है और मैंने आपके क्लास में ठीक से ले भी नहीं पाया इस वजह से। ओके चलो फिर मैं बताती हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। अभी भी किसी को है कोई बता सकता है तो बोल सकता है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों से पूछ लिया गया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है कि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। टीचर एक प्रॉब्लम बच्चे को देता है और वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। और वो जो हम अपनी तरफ से अपने विचार प्रकट करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसका यूज करते हैं, वो सब क्रिटिकल थिंकिंग होता है। अभी समझ आया डिफरेंस क्रिटिकल थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग का? यस मैम। हाँ, जब हम किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपने दिमाग को दौड़ाते हैं, 10 चीजें करते हैं, 10 जगह सर्च करते हैं सिर्फ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि टाइम हो गया है तो क्लास को हम एंड करेंगे। मैम ये जो 3 क्लासेस हुई तीनों पास हैं। अभी मैं तीसरी क्लास मतलब तीनों क्लास के मैं नोट्स जो है ग्रुप पे भेज देती हूँ, जो फाइनल ग्रुप बनाया। ओके मैम। ओके। जिस पे ना आप वो लिंक भेज दें, वो कर उस पे है। हाँ, उस पे नहीं भेजूंगी। अभी मैं एक बार सर से बात करती हूँ कि कौन सा ग्रुप फाइनल है। मुझे भी डाउट था तो फिर मैंने जो कॉमन ग्रुप है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं उसी में लिंक शेयर किया है। ओके ठीक है, बट मैं अभी आपको 5-10 मिनट में सारी फाइल शेयर कर दूंगी। थैंक यू।